हेलो एवरीवन। सॉइल साइंस का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉइल साइंस भाई साथ में पढ़ो, मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। और आज के लेक्चर की सबसे पहले खास बात, कल हमने एनपीके तक पढ़ा, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। बट देखो भाई न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सारे पढ़ाने लगा तो टाइम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, आज कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी के न्यूट्रिएंट्स मैं आपको एज अ पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। बाकी के आप पढ़ के आओगे उसका हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सेशन लेंगे। आज तो फिर हाइब्रिड मॉडल चलेगा हमारा कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन देखे और क्वेश्चंस के साथ साथ क्या चलेगा हमारा एक्सप्लेनेशन भी चलेगा, ठीक है। बट जो बाकी न्यूट्रिएंट्स मैं आपको दूंगा वो सब आप पढ़ के आओगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सिर्फ उसके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो कल तक हमने एनपीके डिस्कस कर लिया है, पढ़ते रहो आपका, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ टेस्ट लूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो टेस्ट भी लेंगे इसका, और टेस्ट सबके सब एप्लीकेशन में देने आ जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एएफओ में 2020 में, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट आंसर इसका आप सबको वैसे पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग पर डिस्कस इसको आगे करेंगे जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके यहाँ पे टॉपिक से, ठीक। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कौन से एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम है, मैग्नीशियम का है, आयरन का है, बोरोन का है या सल्फर का है, ठीक है। यहाँ पे आप भी एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपने ये तो बताया नहीं कि सर ये यंगर लीफ है या फिर ये ओल्डर लीफ है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पहले डाल दिया। यंगर को अपर लीफ भी बोल दो, ओल्डर को आप लोअर लीफ भी बोल दो, ठीक है। तो अब यंगर के केस में आंसर अलग जाएगा, ओल्डर के केस में आंसर अलग जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है क्या, दिस इज इंटरवीनल क्लोरोसिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इंटरवीनल, इंटर मतलब बीच में, वीनल मतलब वीन्स, तो वीन्स के बीच में क्लोरोसिस हो गई भाई। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन, क्लोरोसिस। तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो गया तो ये लीफ क्या हो गई, येलो हो गई, है ना। क्लोरोफिल ग्रीन था, टूट गया तो यहाँ पे येलो कलर आने लग गया, ठीक है। तो ये है इंटरवीनल क्लोरोसिस की वीन के बीच बीच में क्या हो गई, क्लोरोसिस हो गई है। या तो ये आयरन करेगा यंगर अपर लीफ में, या तो ये मैग्नीशियम करेगा ओल्डर या फिर लोअर लीफ में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं भाई ओल्डर लीव्स के रिगार्डिंग, तो आपका आंसर चला जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछे हुए हैं कई एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यंगर में पूछेंगे तब जाके आंसर जाएगा आपका आयरन, ठीक है। चलो अब देखो, मैं एकदम सीक्वेंस में चलूँ कि भाई मैं पहले कैल्शियम बता दूं फिर मैग्नीशियम बता दूं, फिर तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, आंसर तो सबको वैसे ही पता है, ठीक है। वैसे भी आसान है, एक सीक्वेंस में थोड़ा चलना तो फिर भी हमें पड़ेगा। तो आंसर कर दो भाई जल्दी से, आसान से। ये केमिस्ट्री देख के यहाँ डरना नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, है ना। जिसको नहीं देखना आप बस क्वेश्चन पढ़ो और इसको वो हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंड हो जाओ और ब्लू कलर को देखो मत फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है, साथ में क्या है वो, राइबोसोम का भी कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा एक वर्ड और जोड़ देता हूँ मैं, क्या वर्ड जोड़ें, क्या वर्ड जोड़ें, हाँ, रूबिस्को की एक्टिविटी को भी ये जो एलिमेंट है एनहेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसके सारे फंक्शन यहाँ पे लिख दिए, लगभग सारे फंक्शन इसके यहाँ पे हो गए। एक और फंक्शन लिख देता हूँ, ये फॉस्फोरस के अपटेक में भी हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत शुगर का ट्रांसपोर्ट जो प्लांट के अंदर हो रहा है उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है ना। शुगर का ट्रांसपोर्ट देखो मेन जो फंक्शन है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ये भी थोड़ा बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो सारे फंक्शन लिख दिए मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट के सारे जितने आपको देखने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो देखो ये सब आपने सुना ही होगा, कि क्या सुना होगा, पोरफायरिन रिंग सबने सुना होगा। कल देखो हमने डिस्कस किया हुआ है, नाइट्रोजन पढ़ा है हमने, वहाँ पे भी इसको पढ़ा था और वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ एक चीज़, ये वीडियो 1-2 घंटे पहले रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो प्रीमियर होता है। लाइव क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह हम लोग लेंगे 11:30 बजे, तो वहाँ पे आप आ जाना, ठीक है। ये आपका क्या है, 1-2 घंटे पहले का रिकॉर्डेड है, बट आप कमेंट्स जरूर करो, कमेंट सारे आप मुझे मिलते हैं। पोरफायरिन ग्रुप की अगर हम बात करें तो भाई पोरफायरिन ग्रुप क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, पोरफायरिन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो आपको केमिस्ट्री नहीं जानी मत जाओ ना, बट आपको याद रखना कि जो क्लोरोफिल में पोरफायरिन ग्रुप है, देखो मैंने यहाँ पे ये इसलिए बनाया ना क्योंकि पोरफायरिन ग्रुप आपको सिर्फ क्लोरोफिल में नहीं होता, और भी जगह होता है, ठीक है। अब बात समझो, क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन ग्रुप होता है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। जो ये ब्लू ब्लू बनाया मैंने, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है। एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है पोरफायरिन ग्रुप में, उससे जुड़े होते हैं 4 नाइट्रोजन, ठीक है। 4 नाइट्रोजन जुड़े हैं, नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं 4 कार्बन, हर एक नाइट्रोजन से जुड़े होंगे 4 कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है। तो आपका पोरफायरिन रिंग में क्या है, एक मैग्नीशियम है और आपका एक नाइट्रोजन है, और एक हर नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं।
नाइट्रोजन और कार्बन वाले को अपन कहते हैं पायरोल रिंग। क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग। ठीक है, तो आपकी क्या है, एक पोरफायरिन रिंग है जिसमें आपके 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है। बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। पोरफायरिन रिंग के सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछते हैं जनरली क्लोरोफिल के रिगार्डिंग। बट अगर मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पोरफायरिन ग्रुप एक थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, मतलब उसके बीच में आयरन भी हो सकता है, जैसे कि हीम, जैसे लेग हीमोग्लोबिन है तो वो भी आपका एक पोरफायरिन ग्रुप के अंदर आता है, लेग हीमोग्लोबिन। तो वहाँ के केस में आपको आयरन अंदर सेंटर में देखने को मिलेगा। बट जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे क्लोरोफिल के रिगार्डिंग पूछता है। तो याद रखना भाई, क्लोरोफिल के सेंटर में पोरफायरिन ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक है, आओ भाई आगे। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई मैग्नीशियम का आपको अपटेक फॉर्म में बता चुका हूं कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें तो सारे के सारे एलिमेंट्स +2 की फॉर्म में अपटेक होते हैं जब कटायंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी भाई +2 में जाएगा। उसके अलावा इसका कंसंट्रेशन तो चलो आपके लिए क्वेश्चन ही है अभी, है ना, तब तक मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। आगे इसमें बचा ही क्या, हाँ आगे तो मैंने आपको सब बता दिया ना भाई। क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग ये आपको याद है। दूसरा मैंने बोला कि भाई रुबिस्को की एक्टिविटी बढ़ाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है रुबिस्को, आपका प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा या इनहेंस कर देगा। फिर मैंने बोला कि भाई राइबोजाइम में भी प्रेजेंट है, राइबोसोम में भी प्रेजेंट है। और लास्ट एक बोला था कि ये फॉस्फोरस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैग्नीशियम के। और देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 0.1 से आपका 0.4% तक इसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो जल्दी से, एनपीके के मैंने आपको कल बताया है 1 से 5%, पोटेशियम भी 1 से 5%, और फॉस्फोरस इन दोनों का 1/10 होता है, 0.1 से 0.5%। और लगभग इतना ही आपके सेकेंडरी एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, देखो ना भाई 0.1 से 0.4 है, आप रफली चाहो तो 0.1 से 0.5 भी याद कर सकते हो। ठीक है, 0.1 से 0.4 ही कर दे रहा हूँ। सल्फर भी आपका इतना ही होता है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम भी रफली इतना ही होता है, बट चलो कैल्शियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपका ना, 0.2 से लेके 1% तक चला जाता है। ठीक है, बट रफली फिर भी उतना ही है ना, आपको 0.5% एवरेज लोगे तो उतना ही लगभग आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। कंसंट्रेशन याद रहेगा ना। ठीक है, बाकियों के भी याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़े थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, बट एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ रहे हैं ना समझ में? थोड़ा फास्ट होगा तो बताना भाई, है ना। थोड़ा स्लो होता है तो फिर सब बोर हो जाते हैं, थोड़ा डीप होता है तो सब बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी चीज़ें करना चाहता हूँ। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि ग्रास टिटेनी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है एक कैटल में जो होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है ना। फिर तो चीटिंग वाली बात होगी कि भाई जिसके फंक्शन बताए उसी की डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया तो हर कोई आंसर कर देगा। मैग्नीशियम के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या फंक्शन बताए, क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग में होगा, राइबोजाइम में होगा, रुबिस्को की एक्टिविटी बढ़ाएगा। ये 3 मेन फंक्शन है। उसके अलावा आपका थोड़ा फॉस्फोरस के भी अपटेक में हेल्प करेगा। ठीक है, डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 चीज़ में मैं एक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई इंटरवीनल क्लोरोसिस होगी इसमें ओल्डर लीफ में। ये आपका प्लांट के अंदर मोबाइल होता है मैग्नीशियम, तो जो क्लोरोसिस होती है वो ओल्डर लीफ में होगी। नोट्स बनाते चलो, लिखते हुए चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या हुआ, ग्रास टिटेनी। ठीक है, सिर्फ 2 डेफिशिएंसी सिम्टम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, ग्रास टिटेनी, जिसे बोल दिया ना। देखो होता क्या है ना, मान लो कि कहीं पे कैटल है, कैटल क्या है, घास खा रही है, ग्रेज कर रही है। ठीक है, वहाँ पे अगर पोटेशियम का फर्टिलाइजर डाला हुआ है ना तो थोड़ा पोटेशियम मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ की ग्रासेस में मैग्नीशियम थोड़ा कम रहेगा। अब भाई मैग्नीशियम कम है, वहाँ की कैटल ग्रासेस खा रही हैं। ठीक है, अब कैटल को भी तो भाई मैग्नीशियम चाहिए, अब उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, और इसी चीज को अपन कहते हैं क्या, हाइपोमैग्नीसिया। हाइपो मतलब कम, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशिया की मैग्नीशियम की कमी हो गई, या फिर ग्रास टिटेनी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है क्या, ग्रास टिटेनी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम हमारे 2 ही हैं, किसके, मैग्नीशियम के। ठीक है, सिम्टम तो एक ही है पर आपका ग्रास टिटेनी और इंक्लूड हो गया। चलो भाई बताओ, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है ना। देखो ये तो मुझे लिखना पड़ गया क्योंकि मैंने 1-2 बार वीडियो का ट्राई किया तो एक पॉइंट तो छूट ही रहा था कहीं ना कहीं पे। अब एक पॉइंट छूट रहा था, अब कितनी बार वीडियो बनाऊंगा भाई मैं, है ना। ठीक है, तो चलो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या बोला कि सेल डिवीजन, भाई माइटोसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट काम आएगा। ठीक है, देखो भाई ये जो एलिमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इस एलिमेंट का काम क्या है, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन होता कहाँ पे, अगर हम प्लांट की बात करते हैं ना, ये प्लांट है। ठीक है, जैसा भी ये प्लांट है तो भाई प्लांट का जो ऊपर का रीजन है वही तो भाई ग्रो करेगा। ठीक है, या फिर जो उसका टिप वाला पार्ट है वही तो क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब जहाँ पे ग्रो होगा वहीं पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। उसी रीजन को अपन बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन। समझ आई बात।
ठीक है। अब यह भाई प्लांट की रूट भी तो ग्रो करती है, तो वो भी आपका क्या है, सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट हेल्प करता है उसका नाम होता है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम इस काम में हेल्प करता है। और एक चीज़ आप यहाँ से और डायरेक्टली जोड़ के याद करो क्या, कि भाई अगर यहाँ पे ये सेल डिवीजन कर रहा है और इसकी कमी हो गई तो ये प्लांट में बहुत ज़्यादा इमोबाइल है, मूव करता ही नहीं है। तो इसकी डेफिशिएंसी भी कहाँ देखने को मिलेगी, कि ये जो एपिकल पोर्शन है इसका, ये क्या होगा, इसकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, चलो उस पर आएंगे। तो सेल डिवीजन आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कैल्शियम का। उसके अलावा देखो लिखा है सेल वॉल। सेल डिवीजन से सेल वॉल भी याद रखो कि भाई सेल डिवाइड करेगा उसके बाद सेल वॉल भी तो बनेगी उसमें, और सेल वॉल में होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट। सेल को थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं कैल्शियम पैक्टेट, है ना। और कई बार कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, साथ में मैग्नीशियम भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो कैल्शियम पैक्टेट होगा तो सेल वॉल करेगा। उसके अलावा रूट क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया। हाँ देखो इसलिए मैंने मेंशन किया था ना, दिमाग से वरना स्किप करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेल डिवीजन, दूसरा पॉइंट सेल वॉल, तीसरा पॉइंट एक आपको बस याद रखना है क्या, कि ये रूट में एक चीज़ की हेल्प करता है, रूट में आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा। आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा। देखो मैंने तो फैला के लिख दिया, ठीक है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, आपको पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल वॉल, या फिर पहला सेल डिवीजन एंड सेल वॉल साथ में लिख लो। दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका कि रूट में आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि भाई सारा खेल जो रूट न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर रहा है ना, वो आपका ज़्यादातर जो डिपेंड करता है आयनिक बैलेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आपका जो कैल्शियम है ये क्या करता है, आपका आयनिक बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करने में रूट की हेल्प करता है। ठीक, अब एक बात और याद रखो कैल्शियम की अपटेक मैंने आपको बताया Ca2+ ही होगा। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स का इतना ही है। आपको पता है कि 0.2 से लेके 1% तक इसकी प्लांट में कंसेंट्रेशन है। और एक चीज़ और मैं बता रहा था, हाँ ये आपका ऐसा एलिमेंट है जो अबंडेंटली अवेलेबल फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट के लिए। कैल्शियम की कोई कमी है नहीं प्लांट को, अवेलेबल फॉर्म है ना। कोई बहुत ही मतलब बहुत हार्श कंडीशन हो गई तो ऐसा बाई चांस कभी देखने को मिल जाएगा, वरना कैल्शियम आपका एकदम अवेलेबल फॉर्म है। मतलब Ca2+ में अगर प्लांट को चाहिए तो सॉइल में मजे से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये स्टार्टिंग वाले हुए, बाकी 3 मैंने आपको इसके फंक्शन बता दिए। खत्म कहानी कैल्शियम की, बट अभी पूरी भी खत्म नहीं है। क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी बची हुई है अभी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी में भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपका जो आपका नहीं प्लांट का क्या, एपिकल पोर्शन। एपिकल मतलब जो टॉप का पोर्शन है। एपिकल मतलब जो प्लांट का टॉप का पोर्शन है, या फिर जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो एपिकल पोर्शन बोल दूँ मैं उसको, मेरिस्टेमेटिक रीजन बोल दूँ मैं उसको, टर्मिनल बोल दूँ, टर्मिनल मतलब आखिरी, टर्मिनल पोर्शन बोल दूँ मैं उसको, या फिर एक और क्या बोल सकते हैं, हाँ मेरिस्टेमेटिक बोल दिया मैंने, ठीक है ना। एपिकल मेरिस्टेमेटिक बोल दिया, टर्मिनल बोल दिया, एपिकल बोल दिया। ठीक है, एक आध वर्ड और होगा तो देख लेना। मतलब जितने भी इस टाइप के वर्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं ना, समझ जाना, क्योंकि टर्मिनल बड होंगे। ठीक है, बड्स भी लिख देता हूँ क्योंकि बड वगैरह वहीं पे तो बनते हैं आपके। तो टर्मिनल बड होंगे या फिर जो भी टर्मिनल पोर्शन होगा वहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आपका किसका, कैल्शियम का। ठीक है, दूसरा जो लीफ होती है ना, जो लीफ होती है वो क्या होती है, कप शेप्ड, कप जैसी होने लगती है, कप शेप्ड एंड क्रिंकल्ड हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, कप शेप्ड एंड क्रिंकल्ड हो जाती है। तो दूसरा फीचर भी आपको मैंने बता दिया कि अगर आपसे कभी पूछे कि किसका डेफिशिएंसी सिम्टम है जिसमें लव कप शेप्ड एंड क्रिंकल्ड होती है, कहीं ये भी पूछा हुआ था, तो वहाँ पे आपका कैल्शियम आंसर आ जाएगा। उसके अलावा देखो आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, मैं आपको देखो जो पीडीएफ दूंगा उसमें डिसऑर्डर काफ़ी मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पढ़ना है भाई। पूछता है भाई फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन किससे हुआ, आपका ग्रेस पेक ऑफ और किससे हुआ, बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा पीडीएफ देता हूँ इसका। देखो बिटर पीट ऑफ एप्पल बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटर पीट ऑफ एप्पल ये भी आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। टोमेटो का ये आ रहा क्वेश्चन हमारा आ गया भाई, है ना, ब्लॉसम एंड रेड रॉट ऑफ किसका, टोमेटो का। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। और आपका जो मैंने स्पिनच लिखा है ना, तो कुछ लीफी वेजिटेबल होती है, लीफी वेजिटेबल बोला है तो स्पिनच हो गया आपका, कैबेज हो गया। तो इनकी लीफ को क्या करता है, ये उनकी लीफ को थोड़ा बर्न करता है, जलाता है। ठीक है, मतलब क्लोरोसिस होती है इनकी लीफ में, थोड़ा क्लोरोसिस वगैरह करता है, दिक्कत करता है। ठीक है, अब भाई स्पिनच और कैबेज में अगर लीफ खराब हो गई तो खाएंगे क्या, वही तो इसका मेन इकोनॉमिक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 मैंने आपको 3 बता दिए। एक आपके एपिकल वाला हो गया, दूसरा आपका एक कप एंड क्रिंकल शेप हो गया, तीसरा इसके डिसऑर्डर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलो भाई आगे आ जाओ। अब ये क्या है, अरे यार ये तो मैंने थोड़ा सा वो रखना था ना, एनिमेशन लगाना रह गया। ठीक है, वरना तो आपको दिख ही जाएगा, आंसर ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, आंसर ऐसे क्या, वैसे भी कर दोगे। पूछ रहे कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आता है, किसके। ठीक है, किसके किसके किसके,
विटामिन्स की। अब आप मुझे बताओगे कि बायोटिन और थियामीन का, है ना, विटामिन बी के टर्म्स में मुझे बताओ कि भाई क्या होते हैं, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, ये क्या होते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, आपका क्या क्या बोला मैंने, बायोटिन एंड थियामीन। तो ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ये बायोटिन और थियामीन के क्या लिखा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आएगा। ठीक है, और उसके अलावा कोएंजाइम ए जो होता है आपका, ठीक है, वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो इस एलिमेंट का नाम आप सबको पता होना चाहिए। इस एलिमेंट के बारे में चलो खास बात अब तक डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे देखो सेकेंडरी एलिमेंट में दो निपट चुके हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। पहले हमने सबसे पहले मैग्नीशियम देखा, फिर हमने देखा कैल्शियम, तो बचा गया तीसरा। बट ये एक्चुअल में तीसरा नहीं है, ये एक्चुअल में चौथा है। ठीक है, कैसे चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एलिमेंट है डेट इज NPK, और चौथे नंबर पे आपका सल्फर आता है। कौन सा बोला मैंने, सल्फर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार का एफओ का क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि कौन सा एलिमेंट है जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे उन्होंने ब्रेसिका लिख के थोड़ा काम आसान कर दिया था। ठीक है, बट फोर्थ नॉर्मल आपका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो जनरली सल्फर को ही माना जाता है। अपटेक फॉर्म इसका होता है क्या, सल्फेट की फॉर्म में अपटेक किया जाता है। कंसंट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और क्या बचा, फोर्थ मोस्ट एलिमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसका पहला फंक्शन है कि भाई नाइट्रोजिनेज अच्छा पहला फंक्शन ये नहीं, पहला फंक्शन इसका एक और है। सबसे पहला फंक्शन जो मैं इसका आपको बताना चाहूंगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है, क्या होते हैं 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। एक है आपका सिस्टीन, स्पेलिंग देख लेना, एक है आपका सिस्टाइन, और तीसरा है आपका मिथ्योनिन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपका कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, या फिर आपका या फिर क्या है। ठीक है, यही ठीक है, तो याद रखोगे ना, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मैथ्योनिन, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा भाई ये अमीनो एसिड्स हैं, क्या है ये, अमीनो एसिड हैं, तो अमीनो एसिड से आप विटामिन को भी थोड़ा सा जोड़ दो कि विटामिन कौन से आ गए आपकी, बायोटिन एंड थियामिन हो गए, साथ में कोएंजाइम ए हो गया। तो 2 फंक्शन यहाँ पे हमारे हो गए। तीसरा फंक्शन है नाइट्रोजिनेज वाला। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो करती है नाइट्रोजन को फिक्स, ये बैक्टीरिया वगैरह के पास बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। तो देखो इसका काम क्या है नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रोजिनेज में होता है आयरन सल्फर क्लस्टर। ठीक है, तो वहां पे मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर आपका सल्फर भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कई सारे एलिमेंट है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका कितने पॉइंट हो गए, पहला दूसरा, दिस वाज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं ऑयल कंटेंट। तो आपका जो सल्फर है क्या करता है, ये ऑयल क्वालिटी को इंप्रूव करता है। लिखो चुपचाप, ऑयल क्वालिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑयल क्वालिटी को इंप्रूव करता है, स्पेशली ब्रेसिका में। ब्रेसिका मतलब आपके मस्टर्ड वगैरह हो गए, यहाँ पे ऑयल की क्वालिटी को क्या करेगा, अच्छा करता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हुए आपके सल्फर के फंक्शन के रिगार्डिंग। जल्दी से भाई डेफिशिएंसी भी देख लो। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी याद है, अब लाइव क्लास होती मैं आपसे पूछता भाई बताओ मुझे पहले। और देखो नाइट्रोजन के केस में क्या था कि भाई नाइट्रोजन प्लांट में मोबाइल होता है तो उसकी डेफिशिएंसी जो है लोअर लीफ में क्लोरोसिस या येलोविंग देखने को मिलती है। बट सल्फर के केस में उल्टा, इमोबाइल है प्लांट में, तो आपका क्या करेगा सल्फर, जो ऊपर की यंगर लीफ है वहां पे क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन और सल्फर का सेम टू सेम डेफिशिएंसी सिम्टम है। मेज के केस में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई नाइट्रोजन है कि सल्फर है। ठीक है, पर नाइट्रोजन का लोअर लीफ में होगा, सल्फर का अपर लीफ में होगा, क्लोरोसिस या येलोविंग। दूसरा, ब्रेसिका थोड़ा ज़्यादा ससेप्टिबल होती है इसकी डेफिशिएंसी के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ब्रेसिका को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। उसके अलावा आपका तीसरा एक डिसीज का नाम है यहाँ पे टी येलो डिसीज। क्या कहा, टी येलो डिसीज है, वो भी सल्फर की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सल्फर की कहानी हुई फिनिश। ठीक है, तो आओ आगे। आयरन, देखो मैं आपको यहाँ पे आयरन और बोरोन के बारे में और बता रहा हूँ, बस 2 एलिमेंट और बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है ना, बोर हो जाओगे सुनते सुनते। ठीक है, बताना क्योंकि वही है, 1-2 फंक्शन बताने होते हैं कि भाई ये जिंक है, ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज हो गया, ठीक है, आपका सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हो गया, मतलब अलग अलग एंजाइम्स में प्रेजेंट है, हर जगह यही बताना है। या फिर आपको डिसऑर्डर याद करने पड़ेंगे, भाई वाइट बर्ड ऑफ मेज हो गया। ठीक है, मतलब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पढ़ो वहाँ से, मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा और वहाँ पे आप फिर मुझे आंसर करोगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ अभी आपका क्या रिस्पॉन्स इसमें रहता है, पढ़ के आते हो नहीं पढ़ के आते हो, क्या चीज़ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नहीं तो और कुछ स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सफिशिएंट रेंज आयरन की, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयरन आपके लिए। ठीक है, आयरन के बारे में अच्छी बात यह कि पॉइंट्स कम है आयरन के। तो देखो आयरन का सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, जितने भी मेटल्स हैं या जो भी प्लस चार्ज वाले हैं सबके सब +2 की फॉर्म में ही आपके क्या होते हैं, अपटेक होते हैं। मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो +1 की फॉर्म में अपटेक होंगे।
ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट और ऐड कर दूँ, जो न्यूट्रिएंट आपके अपटेक होते हैं ना जनरली, जैसे आपके आयरन वगैरह हैं, तो जनरली रिड्यूस फॉर्म में अपटेक होते हैं। मतलब आपके ये होने के लिए तो Fe3+ में भी हो सकते हैं, करते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, बट जनरली ज़्यादातर जो है ये आपके रिड्यूस फॉर्म में, Fe2+ में ज़्यादा अपटेक होगा इसका। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म है ये आपके इस एलिमेंट की। ठीक, और रिड्यूस फॉर्म क्या आ गई, OUS लग जाता है, ये फेरस हो गया जैसे, और उसको हम बोलते हैं फेरिक, ऑक्सीडाइज में फेरिक, रिड्यूस में फेरस हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं जाननी हमें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, फेरस है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, और रिड्यूस फॉर्म में ही प्लांट न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अपटेक करता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। पोरफायरिन, देखो मैंने यहाँ वहाँ पे इसलिए पोरफायरिन बताया ताकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक पोरफायरिन ग्रुप है जिसके अंदर आपका आ जाएगा आपका हीम प्रोटीन आ गया, आपका आ गया लेग हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, तो ये पोरफायरिन ग्रुप है आपका, जिसके अंदर क्या होगा आपका, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, आपका आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज मत करना, क्लोरोफिल में हमेशा मैग्नीशियम होगा, क्वेश्चन आपसे वहाँ से ज़्यादा पूछता है अगर पोरफायरिन वो मेंशन करता है, यहाँ वो डायरेक्ट लेग हीमोग्लोबिन या हीम लिख देता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होता हमें। उसके अलावा एक होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें भी ये प्रेजेंट होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। और फिर एक होता है फेरोडॉक्सिन। ठीक है, फेरोडॉक्सिन, तो इन सब के अंदर क्या है, आयरन आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा फेरोडॉक्सिन लिखा है। ठीक, इतना हो गया पहला पॉइंट हम इन सबको एक साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हीम है, लेग हीमोग्लोबिन है आपका, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड फेरोडॉक्सिन है। ठीक है, इतना हो गया, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। दूसरा नाइट्रोजनेज एंजाइम, देखो नाइट्रोजनेज में एक तो मैंने यही बोल दिया था आपका आयरन सल्फर का क्लस्टर होता है, मतलब दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम में आयरन अलग से भी प्रेजेंट होता है, तो बस आप मतलब कैसे भी याद कर लो, नाइट्रोजनेज एंजाइम में आयरन होता है, बड़ा आसान सा सवाल। तीसरा है भाई क्लोरोफिल की सिंथेसिस में भी, क्लोरोफिल बनाने में भी आपका ये जो आयरन है ये हेल्प करता है। भाई क्लोरोफिल को बनाने में से बहुत सारे एलिमेंट हेल्प करते हैं, तभी तो भाई ये एलिमेंट गया क्लोरोसिस करेगा, वो एलिमेंट गया क्लोरोसिस करेगा, जो एलिमेंट जा रहा है क्लोरोसिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रोल हो जाता है क्लोरोफिल को बनाने में, अब वो गया तो फिर क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, तो आयरन के साथ भी सेम चीज़ है भाई, क्लोरोसिस करता है यहाँ पे। तो यही मेन फंक्शन है आपके आयरन के जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया। मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे, मेन क्वेश्चन पूछ रहा है इसके कंटेंट के रिगार्डिंग पूछेगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, प्लांट सबसे ज्यादा अपटेक जिस एलिमेंट का करता है दैट इज आयरन, 100 से लेके 500 mg/kg। याद रखो भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की जब भी हम बात करेंगे वहाँ पे परसेंटेज की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे mg/kg को ही हम लोग ppm भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की दोनों एक ही बात है कि 100 से लेके 500 ppm बोल दे या mg/kg बोल दे, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो mg/kg और ppm सेम है। क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो वापस। ठीक है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन भी ये देखा, आयरन के बाद भी ये क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ गया। हाँ, तो क्या कह रहा है, कौन सा एलिमेंट है जो इस डेफिशिएंसी सिम्टम से एसोसिएटेड है। आपको सर फिर से अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं किया कि ये यंगर लीफ है कि ओल्डर लीफ है ना, यंगर लीफ है कि ओल्डर लीफ है। ओल्डर को हम लोग लोअर भी बोल सकते हैं और यंगर को हम लोग अपर भी बोल सकते हैं, है ना भाई। प्लांट ऐसी तो ग्रो करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो नीचे पहले पत्तियां आएंगी, ऊपर बाद में आएंगी, है ना। ऊपर से नीचे थोड़ी ग्रो करेगा, तो नीचे की पत्तियां क्या होंगी, पहले आई हैं तो भाई पुरानी होंगी, ओल्ड होंगी, ऊपर की पत्तियां यंग होगी। और यंग वाले में इंटरवीनल क्लोरोसिस करता है आयरन, और ओल्ड वाले में करता है मैग्नीशियम। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। और अगर नॉर्मल क्लोरोसिस होती, इंटरवीनल क्लोरोसिस नहीं होती, तो तब लोअर में करता है नाइट्रोजन और आपका ऊपर करता है कौन, सल्फर। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अच्छा फिर से मैं एनिमेशन भूल गया, कोई नहीं। देखो, ये तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए होगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, बट इसमें आपको और भी पॉइंट ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तभी मैंने इसको भी उठा लिया। भाई कौन सा एलिमेंट है जो सेल वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन देखते ही आपका दिमाग दौड़ा होगा और आंसर आपका आ गया होगा, और सही आंसर भी आया। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसके फंक्शन की अगर हम बात करी जाए, है ना, तो इसका सबसे पहले अगर मैं अपटेक की बात करूं तो H3BO3 एंड H2BO3-। ठीक है, बोरिक एसिड एंड बोरेट, बट बोरिक एसिड की फॉर्म में जनरली ज़्यादा अपटेक होता है इसका। दूसरी अगर मैं बात करूं आपका, तो ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है ये, सेल वॉल में बनाने में नहीं, सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी में थोड़ा हेल्प करता है, फ्लैक्सिबिलिटी। अब एक चीज़ याद करो, मैंने आपको कैल्शियम का एक फंक्शन बताया,
याद है कैल्शियम का फंक्शन? मैंने कहा था कि भाई ये कैल्शियम पैक्टेट, मतलब सेल वॉल के अंदर ही कैल्शियम पैक्टेट बनाता है जो कैल्शियम को थोड़ा सा जो सेल वॉल को थोड़ा सा रिजिड बनाता है ना, आपकी सेल वॉल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो देखो सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी को थोड़ा सा क्या करता है आपका, चेंज करता है। कौन? बोरोन करता है। कैसे करता है? कि कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट या फिर कैल्शियम के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो पहला क्या है ये कि आपका सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी को अफेक्ट करेगा, कैल्शियम के मूवमेंट को भी अफेक्ट करेगा। अब ये कैल्शियम का मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है तो सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी अफेक्ट हो गई ना वहाँ से, ठीक है। और आपका जो सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी है इसी पे डिपेंड करता है कि भाई पोलन ट्यूब कितने अच्छे से जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हमारे एक साथ जोड़ के हमें याद करने हैं कि क्या, कि भाई सेल वॉल की फ्लैक्सिबिलिटी हो गई, कैल्शियम का मूवमेंट हो गया और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ये तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं तो एक साथ ही याद करेंगे, ठीक है। ठीक है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर गया। उसके अलावा इसका ये पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। तीनों फंक्शन को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, हाँ, ये पोटेशियम का मूवमेंट कराता है कहाँ? याद करो, पोटेशियम में भी हमने पढ़ा है, मूवमेंट कराएगा गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल याद आ रहा है कुछ? अब मैं नहीं बता रहा हूँ दोबारा कि वहाँ पे गार्ड सेल, पिछली वाली क्लास में उठा के देखो आप लोग, पोटेशियम में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टोमेटा कैसा खुलता है और बंद होता है। तो ये गार्ड सेल क्या करेगा? पोटेशियम का मूवमेंट कराएगा, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम भेजेगा, तो गार्ड सेल के अंदर पानी भी जाएगा और गार्ड सेल क्या होगा? स्वेल होगा और बंद हो जाएगा। पोटेशियम को अगर ये गार्ड सेल के बाहर भेजेगा तो पानी भी बाहर जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक होगा और स्टोमेटा खुल जाएगा। मतलब ये पोटेशियम का मूवमेंट करा रहा है, मतलब कि स्टोमेटा की रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है, ठीक। उसके साथ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है तो मतलब ये आपका ड्रॉप टॉलरेंस भी प्रोवाइड कर सकता है ना भाई, कि स्टोमेटा ज़्यादा खुलेगा पानी ज़्यादा लॉस होगा, स्टोमेटा ज़्यादा बंद रहेगा तो पानी का लॉस भी कम होगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात? ये हो गए हमारे मेन पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बोरोन के रिगार्डिंग ये रहा, वाटर न्यूट्रिएंट्स। वाटर न्यूट्रिएंट्स भूल जाओ, चाहो तो भूल जाओ, चाहो तो याद कर लो। वाटर हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ। तीसरा मैं आपको बताने वाला था, हाँ, फोटो सिंथेटिक शुगर। सिंथेटिक स्पेलिंग देख लेना आपको। शुगर मतलब क्या हुआ कि भाई प्लांट का काम है फोटोसिंथेसिस करना, सनलाइट लेके शुगर बनाना, है ना। ये शुगर चीनी नहीं होती, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जिससे प्लांट एनर्जी लेता है, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा? शुगर बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, बट इसका इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, स्पेशली जो आपका ग्रोइंग रीजन है। ग्रोइंग रीजन में कौन था आपका? कैल्शियम सेल डिवीजन करा रहा था ग्रोइंग रीजन पे, वही तो ग्रोइंग रीजन है ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बने, अब जो ग्रोइंग रीजन है भाई वहाँ पे भी तो उसको एनर्जी चाहिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लीफ में बने, इसको बोरोन ही क्या करेगा? ग्रोइंग पार्ट तक मूव कराएगा, ठीक है। तो बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई फोटोसिंथेटिक को यहाँ तक मूव कौन करा पाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी भी टर्मिनल रीजन, एपिकल पोर्शन, टर्मिनल बर्ड, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे ही देखने को मिलेगी, है ना। रूट टिप भी हो गया आपका, क्योंकि वहाँ पे भी तो सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? आपका कैल्शियम एंड बोरॉन प्लांट में पूरी तरीके से इमोबाइल हैं, अगर डेफिशिएंट हो गए तो इनकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी एपिकल पोर्शन, टर्मिनल बर्ड, ठीक है, या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन में। बात समझ आई? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये तो ऑब्वियसली आपका बोरॉन ही है, ठीक है। चलो हो गया क्या यहाँ पे? ये ठीक है ना, सब बता दिया हमने। क्या बोल दिया? कौन से एसेंशियल, हाँ देखो है ना, पूछा क्या है कि सीजेशन ऑफ टर्मिनल बर्ड ग्रोथ एंड देन द ग्रोथ ऑफ यंगर लीफ। पहले मतलब सबसे पहले तो वो बर्ड्स को एकदम शुगर चाहिए था, मिला नहीं तो बेचारा बर्ड चला गया। उसके बाद जो यंग लीफ बन रही है उनको भी तो चाहिए था, उनको भी नहीं मिलेगा तो वो भी चले जाएंगे, है ना। तो वही वाली बात है, बस बोरोन यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो बोरोन में ये हो गया। अच्छा, अब बोरोन के डिसऑर्डर्स भी हैं। अब आप मुझे कमेंट करो आपको बोरोन के क्या क्या डिसऑर्डर पता है ना। कई सारे डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है बोरोन के भी, ठीक। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पहले पूछा था कुछ कमेंट करने के लिए, तो मैंने आपको बोला था, हाँ आपको थियामीन और बायोटीन का मैंने बोला था नाम, आप मुझे कमेंट करके एटलीस्ट बताओ। ये भी बताओ कि भाई सेशन में कुछ समझ में आता है, हेल्पफुल हो रहा है क्या, ठीक है। कल देखो 11:30 बजे जहाँ तक है आपकी लाइव क्लास लगेगी सुबह मॉर्निंग में, तो उस टाइम पे हम लोग मिलते हैं। और आगे अब हम लोग डिस्कस देखो क्या करेंगे हम लोग, आई थिंक फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब नाइट्रोजन वगैरह। अच्छा नाइट्रोजन चल रहे हैं ना, तो हम लोग नाइट्रोजन को कंटिन्यू करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आई होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तैयारी करो अच्छे से, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।